यूट्यूबर ज्योति को जासूसी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस यूट्यूबर ने भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा की थी। हरियाणा और पंजाब में अब तक 6 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये यूट्यूबर भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को दे रहे थे। एक भारतीय यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हमें पता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि पाकिस्तान यह युद्ध न हार जाए। हमारे पास प्रमाण है कि इस युद्ध में चीन से कई गलत सूचनाएं आई हैं। इस गलत जानकारी का मकसद सीधा था, दुनिया को ये पता चले कि पाकिस्तान चीनी हथियारों का इस्तेमाल कर जंग जीत रहा है। सीसीपी चीनी रक्षा उद्योग के लिए बिक्री बढ़ाना चाहता था और वे इस मकसद को पाने के लिए झूठ बोलने को भी तैयार थे। अब सच सामने आ रहा है और पाकिस्तानी जासूस पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में एक बात जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा है वो ये है कि अमेरिका में हजारों चीनी जासूस मौजूद हैं जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं हमला करने के लिए। लेकिन उससे पहले भारत में पकड़े गए जासूस के बारे में और जानकारी ये रही। हरियाणा पुलिस ने 33 वर्षीय ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति रानी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स वाली ट्रैवल विद जो चैनल की मालकिन रानी को हिरासत में लिया गया क्योंकि वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के साथ संवेदनशील जानकारी साझा कर रही थी। कल हमारे पास जो इनपुट्स थे उनके आधार पर हमने ज्योति, जो हरीश कुमार की बेटी हैं, को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और BNS 152 के तहत गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल और लैपटॉप से कुछ संदिग्ध सामान मिला है। हमने उसे 5 दिन की रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है। वह लगातार एक पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी। मार्च व अप्रैल में रानी ने पाकिस्तान यात्रा के वीडियो और रील्स अपलोड किए थे। पुलिस के मुताबिक उसने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि वह 2023 में विजिटर वीजा लेने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग गई थी। इसी दौरान वह कथित तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई थी। उसने कथित रूप से अधिकारी का नंबर पुलिस को दिया और बताया कि वह उनसे संपर्क में थी। पुलिस के अनुसार रानी को 2023 में वीजा मिला और वह 2 बार पाकिस्तान गई थी। यहीं पर मैं आप लोगों का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी जानकारी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। मैंने पहले सीसीपी बॉट्स के बारे में काफी बात की है, लेकिन अभी मैं सीसीपी के पैसे के बारे में बात करना चाहता हूँ। सीसीपी के पास $30 अरब का प्रचार बजट है और अब वे सीधे सीधे यूट्यूबर्स को पैसे ऑफर कर रहे हैं ताकि वे चीन की तारीफ करें या उनकी आलोचना करना बंद कर दें। असल में हमें भी ऐसे ऑफर मिले हैं। आपकी स्क्रीन पर जो ईमेल है वह हमें हाल ही में मिला है, जिसमें टेंसेंट के साथ काम करने का ऑफर दिया गया है। असल में यह एक रिश्वत थी जिसे प्रायोजक के रूप में पेश किया गया था। टेंसेंट एक विशाल चीनी कंपनी है, परंतु अमेरिका में इसकी उपस्थिति नगण्य है। वे ज्यादातर वीडियो गेम क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे चैनल का वीडियो गेम्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वे हमें प्रायोजित करने के लिए तैयार थे क्योंकि गणित सीधा था। उन्हें उम्मीद थी कि हम पैसे लेकर सीसीपी की आलोचना बंद कर देंगे। शी जिनपिंग पूरी कोशिश कर रहे हैं। बॉट्स वीडियो को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं और कंपनियां उन यूट्यूबर्स को रिश्वत देने की कोशिश करती हैं जो आलोचना कर रहे हैं और सच उजागर कर रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं क्योंकि हमारे पास चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जैसे अरबों डॉलर नहीं है। आपका सहयोग मेरी बहुत मदद करेगा। आपके समर्थन से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अब चलिए भारतीय जासूस की गिरफ्तारी की बात करते हैं। कहानी का सबसे पागलपन भरा हिस्सा यह था कि ट्विटर पर किसी ने उस यूट्यूबर को लेकर भारतीय एजेंसियों और खुफिया एजेंसी को उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की चेतावनी दी थी। स्क्रीन पर दिख रहे ट्वीट के अनुसार यह 10 मई 2024 को पोस्ट किया गया था और गिरफ्तारी करीब 1 साल बाद हुई। ट्विटर पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी वाकई कुछ अलग ही है। कुछ महीने पहले एक वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे एक ट्विटर अकाउंट ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस द्वारा ड्रोन के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स के इस्तेमाल के बारे में पोस्ट किया था। लेकिन पूरे रूस में सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी जो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स बना रही थी।
ट्विटर पर एक रैंडम अकाउंट ने उस फाइबर ऑप्टिक फैक्ट्री के सटीक लोकेशन कोऑर्डिनेट्स सहित जानकारी पोस्ट की थी। खैर, उस ट्वीट के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने उस फाइबर ऑप्टिक फैक्ट्री को नष्ट कर दिया। एक मशहूर कहावत के अनुसार 90% खुफिया जानकारी पहले से ही उपलब्ध होती है, खुफिया अधिकारियों को बस उसे ढूंढना पड़ता है। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब दूसरे देश यूट्यूबर्स को जासूस के रूप में रखते हैं तो उन्हें इससे क्या लाभ होता है। तो ये रहे कुछ उदाहरण कि लोग किन फायदों की उम्मीद करते हैं। यूट्यूबर शांति की कहानियों को बढ़ावा देकर, पाकिस्तान के आतंकी हमलों को कम करके दिखाकर या सीमा पार दोस्ती को महिमा मंडित करके जनमत प्रभावित कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि सीसीपी अभी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ऐसा ही कर रही है। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले बाकी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। नंबर 2, संवेदनशील स्थानों की फिल्मिंग करना, यहां तक कि सैन्य ठिकानों, सीमा क्षेत्रों या रणनीतिक ढांचे के पास साधारण व्लॉग बनाना। नंबर 3, जियो टैगिंग और मेटाडेटा, वीडियो में एम्बेडेड लोकेशन डेटा होता है जो पैटर्न या सुरक्षा कमजोरियों को उजागर कर सकता है। नंबर 4, सर्कल्स तक पहुंच, यूट्यूबर अन्य इन्फ्लुएंसर, पत्रकार या सार्वजनिक हस्तियों से नेटवर्किंग कर सकते हैं जिससे विदेशी एजेंसियों को व्यापक समुदाय तक अप्रत्यक्ष पहुंच मिलती है। नंबर 5, दुश्मन राज्य के साथ जुड़ाव को सामान्य बनाना, दुश्मन राज्यों की यात्राओं को बढ़ावा देना आदि। नंबर 6, सरकार और सेना में विश्वास को कमजोर करना। नंबर 7, चैनल मोनेटाइजेशन, कोई विदेशी एजेंसी सहयोग या प्रायोजन के नाम पर उन्हें फंड कर सकती है और पैसे को नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। अब ये कुछ ऐसा है जो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं और यही वह जगह है जहां यह इतना अनोखा और इतनी अच्छी तरह से सोचा गया है। क्योंकि सोचिए, अगर हम टेंसेंट से पैसे ले रहे होते और कोई हमसे पूछता कि क्या आप सीसीपी या चीनी सरकार से पैसे ले रहे हैं उनकी तारीफ करने के लिए, तो हम नहीं कह सकते थे और फिर भी झूठ नहीं बोल रहे होते। हम नहीं कह सकते थे, चाहे वह शपथ के तहत कांग्रेस के सामने हो या जज के सामने, क्योंकि तकनीकी रूप से टेंसेंट सीसीपी नहीं है और टेंसेंट हमें केवल कथित तौर पर प्रायोजन के लिए पैसे दे रही है, जो इस मामले में वास्तव में प्रायोजन नहीं होगा, क्योंकि हम वास्तव में वह कुछ भी प्रचारित नहीं कर सकते जो टेंसेंट चाहती है कि हम प्रचारित करें। तो यह वास्तव में सिर्फ मुफ्त पैसे हैं ताकि हम वह कर सकें जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। अब यह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो भारत में इस तरह के ऑपरेशन चला रहा है। सीसीपी या यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कर रही है। इसका रिपोर्ट यहाँ है। सीसीपी पूरी दुनिया में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भर्ती कर रही है और उन्हें पैसे दे रही है। सीसीपी अपने लक्षित देशों के नागरिकों का इस्तेमाल करती है। वे जासूसों को अलग अलग पासपोर्ट के साथ लक्षित देशों में भेजते हैं और शेल कंपनियों द्वारा लिंक्डइन पर लोगों को नौकरी के लिए भर्ती करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने टिकटॉक का इस्तेमाल विश्वव्यापी लक्षित दर्शकों को प्रभावित करने के लिए किया है। वे लंबे समय से ये ऑपरेशन चला रहे हैं और उनका इंटरनेट एक अत्यंत बंद सिस्टम है। वे आक्रमण की जगह घुसपैठ का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इस गिरफ्तारी का समय सटीक था क्योंकि इससे 2 हफ्ते पहले अमेरिका में एक जासूसी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था जिसका अनुमान आप लोग नहीं लगा पाएंगे। स्टैनफोर्ड हमारे सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है जहां दुनिया का सबसे अत्याधुनिक शोध होता है। चीन का हवाई में जासूसी गिरोह है। इससे उनके उद्देश्य का अंदाजा लगाया जा सकता है और ये किसी को हैरान नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक संगठित और योजनाबद्ध जासूसी गिरोह मौजूद है। जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा कि मुझे एक चीनी कानून के बारे में बताया गया जो चीनी नागरिकों और अमेरिका आने वाले वीजा धारक छात्रों पर लागू होता है। हर साल हम अपनी यूनिवर्सिटीज में 3 लाख चीनी छात्रों को शिक्षा देते हैं। कानून में लिखा है कि उन्हें सीसीपी को खुफिया जानकारी और सूचनाएं देनी होती हैं। हमारे पास कांग्रेस में मेरे यहाँ आने से पहले ही यह जानकारी थी कि वे जासूसों को संगठित करने और उन्हें वीजा के जरिए हमारी यूनिवर्सिटीज में भेजने के लिए ये प्रोग्राम बना रहे थे। जब मुझे पता चला कि वीजा प्रोग्राम को रोकने का कोई कानून नहीं है तो मैंने तुरंत एक बिल पेश किया जिससे चीनी छात्रों के वीजा खत्म हो जाए। चीनी छात्रों के प्रति कुछ नहीं है जो सीखना चाहते हैं, परंतु यदि आपकी सरकार उन्हें भर्ती कर रही है और न केवल भर्ती कर रही है बल्कि कानून के तहत उन्हें यहाँ आकर जासूसी एजेंट बनने के लिए विवश कर रही है तो हम उन्हें अपने देश में आमंत्रित नहीं कर सकते। और पिछले कुछ वर्षों में बार बार ऐसा हुआ है कि हमने चीनी छात्रों को हमारे सैन्य ठिकानों पर ड्रोन कैमरे के साथ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जानकारी चुराते हुए पाया है और कुछ भी नहीं किया गया है।
2 दिन पहले जब यह रिपोर्ट आई तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हमने यह बिल पेश किया था और लगातार इसके लिए आवाज उठाते रहे कि यहाँ अभी जासूसी गिरोह सक्रिय हैं। अब आशा है कि हमें कुछ कार्यवाही दिखेगी, न सिर्फ उस विश्वविद्यालय द्वारा जिसे इसकी जानकारी दी गई है, जहां छात्र कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, बल्कि सरकार द्वारा भी जांच की जानी चाहिए। इससे पहले कि हम कहानी में जाएं, एक बात कहना चाहता हूं। अधिकांश मामलों में चीनी छात्र जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जासूसी करते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। सोचिए, आप एक होशियार व्यक्ति हैं, मिडिल ऑफ हाई स्कूल में मेहनत की है और अंततः आपको अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है। आप सोचते हैं कि आपने जीवन में कुछ हासिल किया है। आप अब एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ सकते हैं और चीन छोड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। यह वही समय है जब सीसीपी आपके द्वार पर आती है। देश छोड़ने से पहले उन्हें चाहिए कि आप एक वफादारी शपथ पर हस्ताक्षर करें, जिसमें पार्टी की आलोचना या विश्वासघात न करने का वादा हो। इस वफादारी शपथ पर केवल आपके हस्ताक्षर नहीं होते, चीन में रहने वाला एक जमानतदार चाहिए जो गारंटी दे कि आप पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। यह व्यक्ति आमतौर पर परिवार का सदस्य होता है, जैसे पिता या माता। फिर सीसीपी आपको सटीक निर्देश देती है। मैं आमतौर पर इस प्रक्रिया का वर्णन कर रहा हूँ। शी जिनपिंग हर 5 साल में चीन में कमी वाले उद्योगों की एक सूची बनाते हैं। ये एआई हो सकता है, ये क्वांटम कंप्यूटिंग हो सकती है, यह इंजीनियरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। पार्टी विदेशी छात्रों को कहती है कि जब वे अमेरिकी विश्वविद्यालयों जैसे स्टैनफोर्ड में पहुंचे तो उन्हें उद्योग संबंधित शोध पदों को लेना चाहिए। फिर एक बार जब हमारे पास शोध पद हो तो आपको जो कुछ भी मिल सके वह सब चीन वापस भेजना है। इस तरह चीन इस उद्योग में आगे बढ़ सकता है। स्पष्ट रूप से छात्रों द्वारा किए जा रहे कार्य गैर कानूनी हैं, किंतु उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। सोचिए, अगर आपको अपने परिवार और कुछ शोध दस्तावेज भेजने के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया जाए तो आप क्या करेंगे? हम में से अधिकांश इन छात्रों की स्थिति से सहानुभूति कर सकते हैं, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्दे को उठाता है उस पर पुराने नस्लवाद का आरोप लग जाता है, और ये अभी स्टैनफोर्ड में हो रहा है। 2022 में स्टैनफोर्ड कैंपस में चीनी जासूसी रोकने के लिए एक पहल शुरू हुई थी। अनुमान लगाएं क्या हुआ? उस पहल पर नस्लीय भेदभाव के आरोप लगे और इसी कारण इसे बंद कर दिया गया। इसलिए मैं जितना स्पष्ट हो सके उतना स्पष्ट बोल रहा हूं। अक्सर विद्यार्थी जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन जो जानकारी वे चुरा रहे हैं वह अमेरिका को सीधे नुकसान पहुंचा रही है और हमारे विरोधी को हमारी तकनीकी शोध में बराबरी करने में मदद कर रही है। सीसीपी नस्लीय भेदभाव का मुद्दा उठाकर इस मामले की जांच रोकने की कोशिश कर रही है। हमें कुछ करने की जरूरत है। और यह सिर्फ छात्रों और विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं है। यह सैन्य, नाटो ठिकानों और हमारे अनुसंधान केंद्रों में भी हो रहा है। लॉस एलामोस में 116 जातीय चीनी लोग रहे हैं, जिन्हें लॉस एलामोस क्लब कहा जाता है। उन्होंने गोपनीय और महत्वपूर्ण तकनीकों पर क्लियरेंस के साथ काम किया है और अब चीन वापस चले गए हैं। हमने कुछ क्षेत्र चिन्हित किए हैं, जैसे परमाणु पनडुब्बियां और हथियार प्रणालियां, जिन पर वे चीन लौटकर काम और प्रकाशन करते हैं, और इसलिए हम उन सब चीजों का पता लगा पाए हैं जिन पर उन्होंने काम किया है। क्या यह अवैध है? नहीं। वे कहते हैं, मैं चीन वापस जाना चाहता हूं। चीन उनकी नागरिकता को मान्यता देता है और वे वहां वापस चले जाते हैं। तकनीकी रूप से क्या उन्हें गोपनीय जानकारी वापस ले जानी चाहिए और उसका इस्तेमाल चीन के इस मामले में सैन्य हथियार प्रणालियों के विकास में करना चाहिए? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम नौकरशाही होने के नाते इस पर कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास कनाडा के साथ भी ऐसी ही स्थिति है। 2 दर्जन कनाडाई पायलट, सैन्य पायलट चीन में चीनी पीएलए एयरफोर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मेरा मतलब है नाटो की युद्ध रणनीतियों में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई मामला नहीं है जो कानून के खिलाफ हो। हमें पता है कि आपको साल में $3 लाख मिल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसी स्थितियां बार बार सामने आती हैं। एक चीनी जासूस न्यूयॉर्क के गवर्नर के अधीन काम कर रहा था और सीसीपी से पैसे लेकर न्यूयॉर्क सिटी और हवाई में $1 मिलियन के कोंडो खरीद रहा था। जो सबसे बुरी बात है, जिसे हम नहीं भूल सकते। जब ये खबर आई थी तब हमने इसे कवर किया था, लेकिन यहाँ इसका एक त्वरित सारांश है। न्यूयॉर्क में एक घोटाले ने हलचल मचा दी है, क्योंकि पिछले 1 दशक से वहां की राजनीति पर एक चीनी एजेंट का प्रभाव रहने की खबर आई है।
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी हॉचुल की पूर्व सहायक लिंडा सन को सरकार में रहते हुए चीनी एजेंट के रूप में काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एजेंट का लक्ष्य अमेरिका और ताइवान के रिश्तों में सीसीपी के एजेंडे को बढ़ावा देना था। आरोप पत्र में उन पर विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम उल्लंघन, षड्यंत्र, वीजा धोखाधड़ी, अवैध प्रवासी तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं। सन के पति क्रिस हू को भी मनी लॉन्ड्रिंग, षड्यंत्र, बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश और पहचान के साधनों के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि सन ने गवर्नर एंड्रयू कुओमो के कार्यकाल में सरकारी पद का दुरुपयोग कर ताइवानी अधिकारियों के साथ मीटिंग्स रोककर चीन का एजेंडा बढ़ाया। उन पर आरोप है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल बीजिंग द्वारा उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न की आलोचना को दबाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि दंपति के खिलाफ 65 पन्नों की अभियोग पत्र डरावनी लग रही है। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और उनकी वकील ने आरोपों को उलझाऊ बताया। सन की जमानत $1.5 मिलियन और हू की $500,000 तय हुई। दोनों को न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड, मैन और न्यू हैम्पशायर से बाहर यात्रा न करने के निर्देश दिए गए। हम लिंडा सन के खिलाफ मामले पर गहराई से नजर डालेंगे और उन आरोपों की जांच करेंगे जिन्हें उनके वकीलों ने उलझाऊ बताया है। सन पर विदेशी एजेंट पंजीकरण अधिनियम उल्लंघन का आरोप है क्योंकि उन्होंने अटॉर्नी जनरल के साथ विदेशी एजेंट रूप में पंजीकरण नहीं किया। सन का सबसे बड़ा मिशन न्यूयॉर्क और ताइवान के बीच संबंधों को रोकना था। सन ताइवान के प्रतिनिधियों को गवर्नर से मिलने से रोकते और गवर्नर की चीन पर राय को प्रभावित करते थे। 2019 में ऐसी ही एक घटना हुई थी जब उन्हें एक भोज के निमंत्रण के दौरान बताया गया कि ताइवान की राष्ट्रपति न्यूयॉर्क सिटी आ रही है। उन्होंने बीजिंग के एक अधिकारी को तुरंत सतर्क किया और ईमेल भेजने की सूचना दी। चीनी एजेंडा को बढ़ावा देने के प्रयास में सुन ने बिना अनुमति के चीनी सरकारी अधिकारियों के लिए न्यूयॉर्क राज्य घोषणाएं हासिल की और सीसीपी प्रतिनिधिमंडलों व न्यूयॉर्क अधिकारियों के बीच मीटिंग्स कराई। मैंने उन्हें पहले ही ब्लॉक कर दिया है। अभियोजकों ने कहा कि सुन और हू ने 80 से अधिक अलग अलग मैसेजिंग अकाउंट्स चलाए, जिसमें एक वीचैट संदेश भी शामिल है, जिसमें सुन एक चीनी अधिकारी से कहते हैं, मैंने संबंधों को फलने फूलने के लिए कई काम किए हैं। सुन और उनके पति हू पर राजनीतिक गतिविधियों के अतिरिक्त मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगे हैं। अभियोजकों का आरोप है कि उनकी योजना से मिली रकम से न्यूयॉर्क के मनहैसेट में $4.1 मिलियन की संपत्ति, होनोलुलु में $2.1 मिलियन का कॉन्डोमिनियम और 2024 फरवरी खरीदी गई। उनके पति ने भी कथित रूप से एक रिश्तेदार के खातों के जरिए धन शोधन तथा उसके ड्राइविंग लाइसेंस का अवैध इस्तेमाल किया है। अन्य आरोप वीजा धोखाधड़ी और विदेशी तस्करी के हैं, जहां उन पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चीनी अधिकारियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति देने के लिए न्यूयॉर्क राज्य के कार्यालयों से नकली निमंत्रण पत्र प्रदान किए। ये दस्तावेज विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से देश में प्रवेश करने में सहायता करते हैं। अभियोग में सन की चीनी अधिकारियों के साथ हुई कथित बातचीत के आपराधिक सबूत भी शामिल हैं। जैसे ये सब पहले से ही काफी नहीं था, उसने एक चीनी अधिकारी को चोरी छिपे न्यूयॉर्क राज्य सरकार की कोरोना वायरस डिजीज 2019 प्रतिक्रिया और एशियाई अमेरिकियों पर हो रहे घृणा अपराधों संबंधी कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल कर लिया। उसने ये काम मुफ्त में नहीं किए थे। अभियोग में सबूत हैं कि उसे चीन से वित्तीय और आर्थिक लाभ मिले थे। कथित रूप से सन को यात्रा लाभ, अपने मित्र के व्यवसायों का प्रचार और चीन में अपने चचेरे भाई के लिए नौकरी जैसे फायदे प्राप्त हुए थे। सौदे को आकर्षक बनाने के लिए उसे लिंकन सेंटर में ग्वांगजू बैले और कार्नेगी हॉल में चीनी राष्ट्रीय पारंपरिक ऑर्केस्ट्रा के प्रदर्शनों के विशेष टिकट मिले। इन सौदों का फायदा उसके पति हू को भी मिला, जिन्हें चीन में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों डॉलर मिले। सुन को नानजिंग स्टाइल की नमकीन बत्तख भी मिली, जिन्हें एक उच्च स्तरीय चीनी अधिकारी के शेफ ने बनाकर उसके माता पिता के घर भिजवाया था। चीनी संदर्भ के बिना यह बात महत्वहीन और अजीब लग सकती है। यह लोकप्रिय व्यंजन नानजिंग का पारंपरिक भोजन है, जिसका अनोखा स्वाद और विशेष संरक्षण विधि है। यह एक स्वादिष्ट व्यंजन है जिसकी रेसिपी 14वीं सदी से चली आ रही है। उपहार के रूप में मिली वस्तु की लागत से प्रतीत होता है कि सुन का चीनी सरकारी अधिकारी से गहरा संबंध था। सबूत बताते हैं कि पहली 6 बत्तखों की डिलीवरी 28 जुलाई 2021 को और अगली 6 23 नवंबर 2021 को दी गई थी। संक्षेप में, सुन और उनके पति चीन सरकार के लिए काम करके धनवान बन गए। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रेयन पीस के अनुसार इस अवैध योजना से आरोपी के परिवार को करोड़ों डॉलर का फायदा हुआ।